So welcome back to Academile Online, and today we are going to solve all important questions from important and difficult as well problems from circle chapter. Problem set के chapter solve कर रहे हैं. Mostly problem set के जो questions होते हैं छोड़ दिए जाते हैं, but we are solving here. यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है. इससे बताया गया है कि इन द फिगर m इज सेंटर ऑफ ए सर्कल, KL एक टेंजेंट है, ML रेडियस है और MK इज जॉइंट फ्रॉम M to K. इतना बताया गया है. हमें कुछ वैल्यूज़ भी दिए गए हैं, जैसे हमको यहाँ पर बताया गया है कि MK जो है वो 12 है, 12 सेंटीमीटर है, और KL जो है दिस इज़ KL विच इज़ 6√3. और फिर हमको बोला गया है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज़ ML, मतलब हमको ML निकालना है. और दूसरी चीज़ जो हमको बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल K एंड M. अच्छा, L का तो हमको पता है. क्यों पता है? क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जब भी आपको बोर्ड्स में या एग्जाम में जब तुमको आएगा इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पर ये वाला सिचुएशन आएगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट और आपको थ्योरम मेंशन करना है, तो अगर आप सिर्फ इतना लिखोगे कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, दैट इज़ रॉन्ग. रेडियस इज नॉट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इट इज़ ओनली परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अभी छोटा कर, बिकॉज बहुत जगह ले रही है. तो लेट अस स्टार्ट दिस. सबसे पहले तो हमें ये पता है इन ट्राइंगल MLK, ये मुझे लगता है दिखाई देता होगा, चाहिए तो और बड़ा कर देता हूँ ये डायग्राम में. MLK ये डायग्राम है जहाँ पे मैंने बताया कि ML इज़ परपेंडिकुलर टू KL बिकॉज रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, तो इसका मतलब है एंगल MLK इज़ 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर. ठीक है, राइट एंगल है. तो अगर राइट एंगल ट्राइंगल एंड आई नो टू वैल्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल, लाइक टू साइड्स इज नोन टू अस, I can easily find out the third side. At the third side that we will find out will be the radius of the circle, जिसमें से उसने पूछा है कि find the radius of the circle. So I will write down by, very good, by Pythagoras theorem, THEOREM, by Pythagoras theorem. हम यहाँ अभी से पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो 90 डिग्री L पे है, तो उसके सामने का साइड यानी MK विल बी द हाइपोटेनियस. तो आई विल राइट डाउन MK स्क्वायर इज इक्वल टू ML का स्क्वायर प्लस LK या KL का स्क्वायर, एक ही बात है. ठीक है, सो MK स्क्वायर इज हाउ मच? 12 का स्क्वायर. यस, ML का स्क्वायर वी हैव टू फाइंड आउट, एंड LK का स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 12 का स्क्वायर इज 144, ये 6√3 का स्क्वायर यहाँ पे लाएंगे, तो 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36. √3 का स्क्वायर 3, 36 3 का कितना होता है? 108. हाँ, तो 108 यहाँ पर आएगा. 108 इज इक्वल टू ML स्क्वायर. 144 को 108 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा? बोलो. 6. और ये यहाँ 36, क्या बचा हमारे पास? 36. तो वी आर गेटिंग ML स्क्वायर इज इक्वल टू 36. नाउ वी नीड टू राइट डाउन वैल्यू ऑफ ML. सो ML का स्क्वायर हटा दिया, अपोजिट में स्क्वायर रूट आएगा, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6. प्लस और माइनस 6 होता है, लेकिन कोई भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ML विल बी +6. ओके, तो ML यानी रेडियस तो मुझे मिल गया. रेडियस जो से पहला क्वेश्चन पूछा था हम लोगों से, ये वाला कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमने रेडियस निकाल दिया. ML इज इक्वल टू 6. इमीडिएटली विल राइट इट डाउन ओवर देयर दैट वी हैव फाउंड द रेडियस. देयरफॉर इज दिस विजिबल? यस. रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 यूनिट, बिकॉज मेंशन नहीं किया उसने सेंटीमीटर मीटर. यू विल राइट डाउन 6 यूनिट्स. ठीक है, आगे आते हैं. दूसरा चीज़ उसने पूछा है कि मेजर एंगल K कितना होगा और मेजर एंगल M कितना होगा, बिकॉज L इज़ नोन टू अस. ठीक है, अब एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि अगर मैं देखूँ इसके, ये एंगल अगर मैं देखता हूँ L, ठीक है, अभी मुझे चेक करना है 30 60 90 है या नहीं है. तो हम देखेंगे ना कि ये 30 के सामने का साइड क्या आता है, मतलब अभी ये क्या है, ये M है, एंगल M के साइड सामने क्या है. हाँ, तो हम लिखेंगे KL इज़
अपोजिट टू एंगल एम। ठीक है, तो हम देखेंगे एंगल एम के सामने का जो साइड है, हम लोग इसका रेशियो लेते हैं हम लोग। अगर मैं रेशियो लेता हूँ किसका, एम के, ठीक है, अपॉन एल के का, एम के अपॉन एल के लेता हूँ मैं। ठीक है, तो एम के कितना दिया है 12 और एल के कितना दिया है 6√3। ठीक है, इसका उल्टा लेना चाहिए था मुझे, एक मिनट, हाँ, मुझे एल के अपॉन एम के लेना था, मैंने गलती से, चलो ठीक है मैं इसको रब करके लेता हूँ। मैं लेता हूँ एल के अपॉन एम के, तो एल के कितना है 6√3 और नीचे क्या है 12। अगर मैं यहाँ पर कैंसलेशन करूँ, 6 1 6, 6 2 12, तो मुझे यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम √3/2। ठीक है, √3/2, फिर एल के विल बी इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ एम के। एम के क्या है बेटा, हाइपोटेनियस है, तो अ साइड विच इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनियस इज साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। नहीं समझा, 30 60 90 में आपको समझाया जाता है एक ऐसा साइड जो हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स आएगा, दैट विल बी अपोजिट टू 60 डिग्री। मतलब 60 डिग्री के सामने का जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस का √3/2 टाइम्स होता है। तो इसका मतलब एल के किसके सामने है, 60 डिग्री के सामने वाला साइड है। अच्छा, तो 60 डिग्री कौन सा होगा फिर, एंगल एम। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर बाय 30 60 90 ट्राइंगल एल के विल बी, सॉरी, एंगल एम विल बी 60 डिग्री। इसका रीज़न लिखने का, फ्रॉम 30 60 90 थियरम। ठीक है, एंगल एम को 60 मिल गया, दो मालूम पड़ गया आपको मालूम पड़ गया एंगल एम क्या है विच इज़ 60 डिग्री, आपको मालूम है एंगल एल 90 है क्योंकि वो दैट इज़ द एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टैंजेंट। तो ऑटोमेटिकली एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, जिसमें से आपको दो मालूम पड़ गया 60 और 90। 90 + 60 कितना होता है 150। तो तीसरा एंगल बचा हुआ कितना 30 डिग्री है। देयरफॉर एंगल दूसरा कौन सा है वो के, एंगल के इज 30 डिग्री। तो इसको लिखने का एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ में आया, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। एंगल एम इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल के इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट्स व्हाट दे हैव आस्क्ड। तो इस तरह से इसको निकालना है, आप इसको पॉज करके देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स के लिए तो नहीं आएगा बट 3 मार्क्स के लिए आने के चांसेस है। ठीक है, आया हुआ है बोर्ड्स में ये। अच्छा, सो क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन बच्चों को थोड़ा सा ट्विस्टेड इसलिए समझ में नहीं आता है कभी कभी। ये तो ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन हम समझ लेते। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि दिस इज़ अ फिगर, दिस 3.84 फिगर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रॉब्लम सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला ओ सेंटर है, ये दोनों टैंजेंट्स है, और फिर वो बोल रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ आर। सपोज रेडियस क्या है आर है, ठीक है, और रेडियस द रेडियस ऑफ सर्कल इज़ आर, लेंथ ऑफ ए बी भी आर है। इसी में सब सॉल्व हो गया। वो बोल रहा है रेडियस भी आर है और लेंथ ऑफ ए बी भी आर है, तो सब साइड इक्वल हो गया अपने आप ही। अगर ए बी आर है तो ए सी आर है, अगर ओ बी आर है तो ओ सी आर। 4 साइड आ गए इसके, ठीक है, ए बी ओ सी के 4 साइड आ गए, चारों इक्वल है, तो मतलब रोम्बस हो गया। हुआ कि नहीं? देखो पहले क्या बनता है, अगर चारों साइड इक्वल होता है तो कोई भी फिगर तुरंत जो है वो स्क्वायर नहीं बनता है, वो पहले क्या बनता है, रोम्बस बनता है। लेकिन अगर उसका अगर एक भी एंगल 90 आ गया तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दो एंगल 90 डिग्री है, तो मतलब बाकी दोनों भी 90 आएंगे। इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर है। अब इसको समझाता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं तुम लोग नहीं कर पाए, आई एम शॉक्ड, आप नहीं समझ पाए इसको। चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट है ना ये, हाँ ओके। तो यहाँ पर क्या दिया गया हम लोगों को कि O is the center of the circle, segment AB and AC are tangent segments. So there's a theorem, एक theorem है, आपको याद होगा कि if from a external point, अगर किसी भी एक ही external point से दो tangent अगर आप बनाएंगे, the length of the both tangents are equal. Tangents drawn from the same external point to a circle are equal. तो इसका मतलब है, मैं लिखूंगा tangent AB and tangent AC are drawn
फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया, और पॉइंट का नाम क्या है वो भी लिख दो, ए। ठीक है, तो देयरफॉर लिखना है आपको, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए सी, और ए बी का वैल्यू कितना दिया है, आर, तो लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू आर। समझ में आया, दोनों आर आ गया। फिर हमको क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर, रेडियस भी आर है, तो इसमें दो रेडियस है, एक रेडियस ओ बी है, एक रेडियस ओ सी है, तो मैं लिखूंगा ऑल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो radius of the circle is what, r, therefore length of OC is equal to length of OB is equal to r। क्या है, length of OC is equal to length of OB is equal to r। ठीक है, अब ये भी r आ गया, सॉरी यहाँ पर देखो ये भी r आ गया, ये भी r आ गया, ये भी r आ गया, चारों साइड इक्वल आ गए। समझ में आया, इधर ये दोनों r आए, ए बी ए सी, इधर ओ सी और ओ बी आर आ गए, चारों साइड r आ रहे हैं, चारों साइड इक्वल है, मतलब ये क्या है, आप बोलोगे स्क्वायर, नहीं, चारों साइड इक्वल होने वाले क्या होते हैं, रोम्बस होते हैं। रोम्बस स्क्वायर कब बनता है, जब उनका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि व्हाट इज दैट, quadrilateral ABOC is a rhombus, जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं। फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा बट, आई विल राइट डाउन बट एंगल ACO इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब वो राइट एंगल है। एक भी एंगल अगर राइट एंगल हो गया तो मतलब सारे एंगल क्या हो जाएंगे, राइट एंगल हो जाएंगे रोम्बस के। ठीक है, therefore quadrilateral ABOC is a square। So we are solving now, start किया है। So we are solving now question number 10 of problem set 3 सर्कल चैप्टर का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। यहाँ पर क्या बताया गया, ये फिगर को पहले समझ लेते हैं हम अच्छे से। ये देखो, इन द फिगर ए फिगर में ए बी डायमीटर है, ठीक है, इसका मतलब ए सी और सी बी रेडियस है। लाइन पी क्यू, ये लाइन पी क्यू इज टैंजेंट टू दिस सर्कल एंड इट इज़ टचिंग द सर्कल एट पॉइंट टी, ठीक है। और फिर लाइन ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, लाइन बी क्यू इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी क्यू। आपको दिखाना है कि सी पी, एक लाइन ड्रॉ करना है अपने को, यहाँ पर आपको दिखाना है कि ये सी पी और ये सी क्यू कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग ये दो लाइन बनाएंगे और एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे सी टी विच विल बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी ये डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पर देखो। अभी सबसे पहले हमें क्या पता है कि हमने कंस्ट्रक्शन, पहले गिवन में क्या दिया है वो लिख लो। गिवन में क्या दिया बताओ मुझे, क्योंकि ये प्रूफ है तो वी हैव टू सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। गिवन में क्या दिया बेटा, हाँ हमें दिया गया है कि ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू और ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू बराबर, एंड बी क्यू, ये देखो ये बी क्यू इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी क्यू, परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये दो चीज़ें आ गई। तीसरा हमको कंस्ट्रक्शन से मिल जाएगा कि सी टी इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बाद में लिखेंगे, अभी गिवन में नहीं दिया है वो, ठीक है। और फिर हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हम लोगों को, एक्चुअली पहले प्रूफ दैट आना चाहिए था, फिर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम लोग, ड्रॉ सी टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू, या फिर अगर आप सी टी ज्वाइन भी कर देंगे ना अपने आप को परपेंडिकुलर आ जाएगा, क्योंकि रेडियस जो होता है वो हमेशा टैंजेंट को परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ड्रॉ सी टी परपेंडिकुलर टू पी क्यू मैंने बोला, ठीक है, या फिर सी ड्रॉ कनेक्ट या ड्रॉ सी टी लिख देगा, ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। अभी प्रूफ दैट क्या है, क्या प्रूव करना है हम लोगों को, या टू प्रूव क्या है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, यानी सिगमेंट सी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू सिगमेंट सी क्यू।
ये सी पी जो है सी क्यू को कॉन्ग्रुएंट आएगा। सो दिस हैज़ टू बी सॉल्व इन अ स्टेप, प्रॉपर स्टेप पे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रूफ। आप प्रूफ और स्टेटमेंट और रीज़न का टेबल बना लेना, जैसे मैंने एक बार आपको बताया था। अभी मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें गिवन से मालूम पड़ रहा है कि ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ये देखो, यहाँ पे देखो, ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ऑल्सो वी नो दैट what is that, BQ is perpendicular to PQ. Also we know that CT is perpendicular to PQ. अभी ये फिगर देखो, अगर ठीक से क्लियर दिखाई दे रहा है क्या ये, कि बड़ा करूँ? तो इस पर क्लिक करो जब बीच में इसके बाद, तो बीच में क्लिक कर दो इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर भी लेता हूँ, एक मिनट, ताकि वी कैन रिफर दिस डायग्राम। ये देखो, ये डायग्राम भी आपको दिखाई देता होगा। तो यहाँ पर ए पी सी टी और बी क्यू तीनों भी एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है। ये रूल आपको पता है कि कभी भी अगर तीन लाइन एक ही लाइन को परपेंडिकुलर रहेंगे तो वो तीनों लाइंस जो रहेंगे आपस में पैरेलल रहेंगे। समझ में आया ना? तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर, विल राइट डाउन देयरफॉर ए पी ये वाला इज पैरेलल टू बी क्यू और बी क्यू इज पैरेलल टू सी टी। ठीक है, ये आपको मिल गया। तीनों भी क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तीनों भी क्या है? आपस में पैरेलल है। अगर तीन लाइन आपस, आपको पता है ना रूल ऑफ या प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस, ये तीन पैरेलल लाइन है और यहाँ पर सपोज आपको ये है दो लाइंस है ऐसे, तो आपको ये दो ट्रांसवर्सल्स है, तो ये वाला रेशियो विल बी इक्वल टू ये वाला रेशियो, पता है ना? तो वैसे ही आप इधर देखो, लेकिन ये फिगर खाली ऐसे उल्टा किया हुआ है। ये फिगर जो है यहाँ पर ऐसे एक मिनट, ऐसे उल्टा किया हुआ ऐसे है वो। तो ये वाला रेशियो विल बी इक्वल टू दिस वाला रेशियो, ये वाला रेशियो विल बी इक्वल टू ये वाला रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रेशियो किसको इक्वल आएगा? हाँ, क्या आएगा? यस, ये वाला रेशियो अपॉन दिस, यानी पी टी अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू ए सी, करेक्ट, ए सी अपॉन बी सी। ये एक चीज़ है, सी बी बी सी एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी वैल्यू थोड़ी चेंज होगा। ठीक है, तो पी टी अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ये एक चीज़ मुझे मिल गया। तो अभी हमें ये पता है ना कि ए सी इज इक्वल टू बी सी। वाई? वो रेडियस है, एक डायमीटर का बीच में सेंटर, अगर डायमीटर जो होता है ना वो सेंटर से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ए सी वुड बी इक्वल टू बी सी। हम लिखेंगे बट ए सी इज इक्वल टू बी सी। समझा क्या? ए सी इज इक्वल टू, गंदा लग रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी। अगर आप समझ लो ए सी इज इक्वल टू बी सी है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर 1 आएगा। और टी क्यू को अगर मैं यहाँ पे लेके आया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आगे, इसका मतलब हुआ कि पी टी अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए सी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इक्वल है। अभी मैं टी क्यू को यहाँ पे लूँगा, तो पी टी इंटू 1 इंटू टी क्यू इज टी क्यू, तो मतलब पी टी और टी क्यू भी इक्वल आ गए। क्या इक्वल आ गया? पी टी और टी क्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे लिए। सपोज ये है मेरे लिए इक्वेशन 1। अब मैं आता हूँ इन ट्राइंगल सी टी पी, दिखाई दे रहा है आपको, एंड ट्राइंगल सी टी क्यू दिखाई दे रहा है। ये सी टी पी है और ये सी टी क्यू है, ये दो ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब उसमें हमको ये दोनों को ना कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए हमारे पास एस 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 रूल होता है, एस ए एस होता है, ए एस ए होता है, ट्रिपल ए होता है। अब इसमें से जो भी हमें मिल जाए, तो सबसे पहले हमें ये पता है, अगर आप देखोगे यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें मालूम पड़ी है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, मुझे कुछ तो हाँ, सबसे पहले ये एंगल सी टी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी टी क्यू। इसका रीज़न ईच, दोनों भी 90 डिग्री है। ठीक है, ईच 90 डिग्री आ गया। सी टी पी भी परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, और सी टी क्यू भी राइट एंगल है। ठीक है, दूसरा चीज़ हमको क्या मालूम पड़ा? सी टी, साइड सी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी टी, कॉमन एंगल, कॉमन साइड। और एक चीज़ क्या मिल रहा है मुझे बताओ? यस, पी टी इज इक्वल टू टी, जो हमने यहाँ पे प्रूव किया है।
PT इज इक्वल टू TQ। इसका रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। हमें तीन चीज़ें मिल गई, दो साइड और एक एंगल। हम बोलेंगे SAS, ये दोनों ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट है? आई विल राइट डाउन ट्राइंगल CTP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CTQ बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। अगर कोई भी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आता है तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, उसको अदर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स भी लिख सकते हैं। इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन देयर रिमेनिंग पार्ट्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। हमको यहाँ पे जो तीन चीज़ें मिली ना, इसके अलावा भी बाकी सारे पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मेरी रिक्वायरमेंट है CP और CQ, तो इसी ट्राइंगल में CP भी आता है और CQ भी आता है। ये देखो, इसका CP और इसका CQ भी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर व्हाट इज दैट, सेगमेंट CP is congruent to segment CQ by corresponding part of congruent triangle CPCT, hence proved। समझ में आया? तो इसको आप देख लो, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बड़ा है, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा ट्विस्टेड है इसलिए डिफिकल्ट लगता रहेगा, बट आपने जब इसको देखा रहेगा तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो आपको पहले से पता नहीं थी। तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। So we are taking question number 12 of problem set 3 circle chapter geometry standard 10th। ये theoretical question है। Prove that any 3 points on a circle cannot be collinear। आपको सर्कल तो पता होगा, सर्कल कैसे होता है, सर्कल ऐसे होता है। अगर आप इस पर कोई भी 3 पॉइंट ले जो कि इसके सर्कमफेरेंस पे लाई करता है, सपोज मैंने यहाँ पे A लिया, यहाँ पे B लिया, यहाँ पे C लिया, तो आप देख के मालूम पड़ रहा है कोलिनियर हो ही नहीं सकते कभी। कहीं पे भी लो आप 3 पॉइंट, आप ऐसा भी लोगे ना यहाँ पर, ये कोलिनियर आ ही नहीं सकता। ठीक है, दे आर नेवर कोलिनियर। कहीं पे भी लो, कितना भी नज़दीक लो, दे विल बी नेवर कोलिनियर। एक सर्कल पे 3 पॉइंट कभी कोलिनियर हो नहीं सकते, और अगर कोलिनियर हो रहे हैं तो वो सर्कल नहीं है। ठीक है, एक और सर्कल बनाता हूँ मैं एंड टू सॉल्व अवर क्वेश्चन। ये एक सर्कल है। अब हमें बोला क्या गया है, मैंने वो मिटा दिया, कि उसने बोला है कि 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल कैन नॉट बी कोलिनियर। 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल कैन नॉट बी कोलिनियर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये डायग्राम में कुछ चीज़ें लेते हैं हम लोग 3 पॉइंट्स लेते हैं। सपोज़ ये A है, ये B है, और यहाँ पे समझो C है। 3 पॉइंट्स हमने लिया है। ठीक है, और मान लो कि इसका सेंटर जो है वो O है। क्या है? O है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ से एक लाइन्स ड्रॉ करेंगे जो तीनों को कनेक्ट करेगा, जैसे OA, OB, OC, ऐसे 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये तीनों कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर AB कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ मैं और BC कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ मैं, और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर है इसका, और यहाँ पे परपेंडिकुलर। बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक्चुअली उल्टा बना दिया मैंने, एक सेकेंड है। ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, ये तुमको समझाता हूँ मैं क्या है ये। सबसे पहले मैं लिखूँगा ना कि ये जो है ना रेडियस है, AB और OA और OB क्या है, तो विल राइट दिस डाउन। आई विल राइट डाउन OA एंड OB आर रेडियस। एक रुको ना, मुझे पता है OC रेडियस, ये सब रेडियस। रुको एक मिनट रुक जाओ। O एंड OB आर रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी 2 की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। ठीक है, OA एंड OB आर रेडियस ऑफ, तो सो दे विल बी इक्वल। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। देयरफॉर आई विल राइट डाउन OA इज इक्वल टू OB। इसका रीजन, रेडाई ऑफ सेम सर्कल are always equal। radii of same circle are always equal। so OA is equal to OB। अगर ये ट्राइंगल है OAB,
और अगर ये पॉइंट ए और बी जो है एक ही पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है, तो मतलब ओ किस पे लाई कर रहा है? उसके बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। मतलब अगर ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, तो ये कौन से, ये दोनों पॉइंट जो रहेंगे, या इस लाइन पे हर एक पॉइंट, अगर दो पॉइंट लूंगा मैं और दोनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं किसी एक पॉइंट से, तो वो पॉइंट किस पे लाई करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। समझा क्या? अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ए और बी दोनों किसी एक ही पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट है किस पे लाई कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे भी ले लो, सपोज ए और बी दूसरा किसी इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, ठीक है, एक और पॉइंट लिया मैं दूसरा, और उससे भी ए और बी इक्वल आ रहा है, तो मतलब वो भी पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं लिखूंगा देयरफॉर ओ लाइज ऑन, देयरफॉर ओ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। किस पे लाई करता है वो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये एक चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव किया कि ओ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सिमिलरली अगर मैं बी सी लेता हूँ, सिमिलरली अगर मैं ये लेता हूँ, साइड बी सी लेता हूँ, ये वाला बी सी, ठीक है, अगर मैं बी सी लेता हूँ और मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि बी ओ इज इक्वल टू ओ सी, तो इसका मतलब ये वाला ओ भी किस पे लाई कर रहा है? मतलब ये इसका जो पॉइंट ओ है वो किस पे लाई कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। मैं वो भी लिखूंगा, आई विल राइट डाउन हियर, लेट हमें ये पता है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तो हम लिखूंगा ऑल्सो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अगर एक ऐसा पॉइंट मुझे मिल रहा है जो बी और सी से इक्वी डिस्टेंट पे है, इसका मतलब देयरफॉर ओ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अभी दो डिफरेंट लाइंस है, दो डिफरेंट लाइंस है, और दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है एक ही पॉइंट पे आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये हमको मालूम पड़ेगा कि ओ लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। हम लोग ऐसा समझते हैं, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मान लो कि ओ बी सी एक लाइन में है, ओ बी सी क्या है? कोलिनियर है। एक लाइन में मतलब होने का क्या होता है? कोलिनियर है। लेट अस एज्यूम, या फिर लिखो इफ, या लेट अस एज्यूम दैट, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ए बी सी इज कोलिनियर। हमको प्रूव करना है कि कोलिनियर नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि वो कोलिनियर। लेट अस एज्यूम दैट ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। क्या है वो? कोलिनियर है। लेट अस एज्यूम दैट ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। अगर ए बी सी कोलिनियर है, ए बी सी अगर कोलिनियर है, एक चीज़ याद रखो, अगर ए बी सी कोलिनियर है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, ए बी सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, और दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे। क्या होना चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। अगर ये, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में आया क्या? उसको कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए, लेकिन वो इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब हमारा ये जो एजम्पशन है ये रॉन्ग है कि वो क्या है? नॉन कोलिनियर है। क्या है वो? नॉन कोलिनियर, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये तुमको समझाने के लिए मैंने रखा था कि अगर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और इसका भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और अगर ए बी सी कोलिनियर है, तो ये लाइन भी क्या आना चाहिए? पैरेलल आना चाहिए। लेकिन अब इसका मतलब, क्योंकि हमें यहाँ पर पैरेलल नहीं आ रहा है, देखो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे देखो ओ पे आके मिल रहा है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी आके कहाँ मिल रहा है? ओ पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं, अभी इसको मिटा देता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ए बी सी, अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ए बी सी आर कोलिनियर। इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर, इफ़ ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, then their perpendicular bisectors should be parallel. But in this case, the perpendicular
bisectors are intersecting at O, therefore A B C are not collinear। बस प्रूव हो गया। तो इससे हमको मालूम पड़ता है 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल कैन नॉट बी कोलिनियर। तो फाइनल स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखूंगा therefore A, B and C are not कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मैं कोलिनियर कैसे बनाऊंगा? ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दैट्स इट। इसमें यही प्रूव करना था हम लोगों को। समझ में आया? क्लियर है? क्या किया हम लोगों ने इसमें, बताओ, एक्सप्लेन करो। सो वी आर नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ प्रॉब्लम सेट 2। और भी नीचे ये यहाँ तक ना 5 क्वेश्चन है, 5 सब क्वेश्चन है इसके अंदर। तो ये डायग्राम देखो, थोड़ा सा मतलब गचड़ मचड़ ज़्यादा है इसके अंदर डायग्राम में, बट समझ में आ जाएगा। एक एक चीज़ हम लोग क्या करते हैं ना, एक तो क्वेश्चन साइड में रखते हैं और ये डायग्राम को भी साइड में रखते हैं। तो चलो एक तो क्वेश्चंस को हम लोग ना कट कर सकते हैं क्या, देखता हूँ एक मिनट को मैं, ये क्या हुआ। और मैं एक डायग्राम भी निकाल लेता हूँ साइड में इसका, एक डायग्राम का भी मैं ये ले लेता हूँ पिक्चर पीछे से। चलो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तुम लोग को? ठीक है। अरे कहाँ गया, पीछे चला गया तो? ठीक है, जब जरूरत लगे तो ले लेंगे उसको आगे हम लोग। तो इन द फिगर 3.91 लाइन PR, ये लाइन PR मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ। ये देखो लाइन PR टचेज द सर्कल एट पॉइंट Q, मतलब PR क्या हो गया, टैंजेंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए हम लोगों को और उसके आंसर देना। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल TAQ एंड TSQ। TAQ स्पॉट करो, ये TAQ है और TSQ, देखो दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। और ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल को सम किया तो क्या आता है, 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, आई विल राइट डाउन क्वाड्रिलैटरल TAQS इज अ साइक्लिक quadrilateral, therefore opposite angles of a cyclic quadrilateral are congruent। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा therefore sum of क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये देख एंगल TAQ प्लस एंगल TSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक चीज़ प्रूव हो गया। अभी सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लोगों को, सेकंड क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एंगल विच आर कॉन्ग्रुएंट टू AQP। हाँ, AQP यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंगल AQP। मैं डायग्राम को लेता हूँ बड़े फॉर्म में। ये देखो AQP आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ है AQP ये बोल रहा है, वो बोल रहा है फाइंड द एंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू AQP। अब आपको टैंजेंट सीकेंट थ्योरम मालूम होगा, टैंजेंट सीकेंट थ्योरम नहीं याद है, मैं समझाता हूँ। ये देखो ये एक सर्कल है, ये इसको टैंजेंट है, और अगर मैं ये जो टैंजेंट है इससे एक सीकेंट बना दूँ यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, ये देखो ये सीकेंट बना दिया। अब इस सीकेंट पे ना अगर इसके अपोजिट में जो भी एंगल बनेगा वो एंगल इक्वल आता है। ये एंगल को ये वाला एंगल इक्वल आएगा, मतलब ये टैंजेंट पे जो एंगल बना है, ठीक है, उसको क्या इक्वल आएगा, ये सीकेंट पे अपोजिट साइड में जो एंगल बनता है। समझा क्या? ये एंगल को ये एंगल इक्वल आएगा। और अगर मैं पूछूं इस एंगल को क्या इक्वल आएगा फिर, तो ये वाला एंगल इक्वल आएगा। तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ और फिर बताता हूँ। ये तुमको प्रॉपर्टी तो समझ में आ गई, क्या करना है। ठीक है, चलो अब इस डायग्राम में देखो आप, यहाँ पर हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में
फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया फाइंड द एंगल्स विच आर कॉन्ग्रुएंट टू ए क्यू पी। ये है ए क्यू पी, तो इस सीकेंड पे कौन से एंगल्स आ रहे हैं? ए एस क्यू बोल नहीं पा रहे तुम लोग, और दूसरा आ रहा है ए टी क्यू। मैंने अभी तुमको समझाया, नहीं समझ में आ रहा है? मैंने अभी तुमको बोला मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ए क्यू पी की। तो इस सीकेंड पे कौन से एंगल्स बन रहे हैं? एक तो बन रहा है ए एस क्यू और ए टी क्यू, ये एंगल्स इक्वल आएंगे। मैंने अभी बताया तुमको टैंजेंट सीकेंट से, अगर ये टैंजेंट है और ये सीकेंट है तो टैंजेंट में जो एंगल बन रहा है यानी ए क्यू पी, उसको कौन इक्वल आएगा? जो इस सीकेंट पे एंगल बन रहा है ए टी क्यू और ए एस क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए टी क्यू एंड एंगल ए एस क्यू। समझ में आया क्या? ए टी क्यू ए क्यू पे आ रहा है, ए एस क्यू भी ए क्यू पे आ रहा है, और ये एंगल ए क्यू पी पे बना हुआ है। ठीक है, मतलब सीकेंट ए क्यू पे बना हुआ है। इस या आर इक्वल टू या कॉन्ग्रुएंट टू, शुड राइट डाउन कॉन्ग्रुएंट टू ना, आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए पी क्यू बाय ए क्यू पी, हाँ सॉरी, ए क्यू पी बाय टेंजेंट सीकेंट थ्योरम। ठीक है, अभी क्या है? विच एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू क्यू टी एस। देखो एक तरीके से मैंने ये वाला समझाया, उसी तरीके को एक और तरीके से कर सकते, जैसे क्यू टी एस है, क्यू टी एस दिखाई दे रहा है आपको? क्यू टी एस ये कौन से आर्क में बना हुआ है? क्यू एस में बना हुआ है। समझ में आया? तो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में दोनों आ जाएगा। देखो क्यू टी एस भी जो है ना, क्यू टी, उसने बोला ना विच एंगल्स आर इक्वल टू क्यू टी एस, तो क्यू टी एस कौन से आर्क में बना हुआ है? क्यू एस में। उसी आर्क में क्या बना हुआ है? क्यू ए एस। और उसी आर्क को कौन, एक और एंगल कौन इंस्क्राइब कर रहा है? एस क्यू आर या आर क्यू एस। समझ में आया क्या? एक ही आर्क में यानी क्यू एस में क्यू एस का हाफ क्यू टी एस भी आएगा, क्यू एस का हाफ क्यू ए एस भी आएगा, क्योंकि उसी आर्क में है तीनों भी। ये वाला एंगल दोनों इसी आर्क में है, और तीसरा एंगल जो इसको इंस्क्राइब कर रहा है, ये तीनों भी जो होते हैं, ये तीनों भी इस आर्क के हाफ होते हैं। समझ में आया क्या? टैंजेंट सीकेंट थ्योरम ये भी बोलता है, अगर ये टैंजेंट है, ये सीकेंट है, तो ये जो एंगल इस आर्क का हाफ आता है, और उसी प्रॉपर्टीज से इसके ऊपर जो एंगल बनेंगे इसी आर्क के, वो भी इसके हाफ आएंगे। सेम चीज़ है वो। तो आई विल राइट डाउन, यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर मैं इसको भी अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मुझे क्या पर क्यू टी एस के बारे में पूछा गया है, तो मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 3, एंगल क्यू टी एस इज हाफ ऑफ, क्यू टी एस किसका हाफ है? क्यू एस का, इज हाफ ऑफ आर्क क्यू एस। ठीक है, हाफ ऑफ आर्क क्यू एस। जैसे क्यू टी एस हाफ ऑफ आर्क क्यू एस है, वैसे ही क्यू ए एस एंड आर क्यू एस। देखो सिमिलरली वी विल राइट डाउन एंगल क्यू ए एस इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क क्यू टी एस, हाँ क्यू एस, आर्क क्यू एस। तो अगर ये भी हाफ ऑफ क्यू एस आ रहा है और ये दोनों भी हाफ ऑफ क्यू एस आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल क्यू ए एस एंड एंगल एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू टी एस। प्रूव हो गया, इजी है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एंगल टी ए एस अगर 65 है, देखो टी ए एस दिखाई दे रहा है आपको, ये टी ए एस, मैं बड़ा डायग्राम लेता हूँ। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि टी ए एस अगर 65 है तो टी क्यू एस और टी एस आर टी एस कितना आएगा। ठीक है, टी ए एस अगर 65 है, ये देखो टी ए एस किधर है? टी ए एस यहाँ पे जा रहा है, देखो ऐसे टी ए एस, मैं कलर करता हूँ उसको, देखो टी, एक मिनट, हाँ अरे यार एक मिनट, टी ए एस है। ठीक है, अभी टी ए एस को बोल रहा है ना फाइंड द मेजर ऑफ टी क्यू एस। अभी टी क्यू एस कहाँ पे है? टी क्यू
अच्छा टी क्यू एस, टी ए एस भी कौन से आर्क में आ रहा है? टी एस में, देखो ना, टी ए एस कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है? टी एस में। टी क्यू एस कौन से आर्क में इंस्क्राइब्ड है? और उसने क्या पूछा है? टी एस, और आर्क टी एस का मेजर निकालो। तो हमें यह बताया गया है कि टी ए एस का मेजर अगर 65 है तो उसके सामने वाले आर्क का मेजर कितना आएगा? उसका डबल। इंस्क्राइब्ड एंगल इज ऑलवेज हाफ ऑफ द आर्क, गिवन आर्क। आर्क के सामने का जो एंगल होता है जो इंस्क्राइब्ड है वो हाफ होता है। तो सर टी एस 65 है तो ये उसका डबल आएगा, तो आर्क टी एस कितना आएगा? 130, ठीक है। और टी क्यू एस भी जो है ना, टी क्यू एस भी इसी आर्क में इंस्क्राइब्ड है, तो इसलिए टी क्यू एस भी किसका हाफ आएगा? टी एस का हाफ आएगा। तो मतलब टी एस और टी क्यू एस इक्वल है। अगर टी एस 65 है तो टी क्यू एस भी 65 है, और आर्क टी एस क्या है? 130 है। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, आर्क टी एस, कहीं और लूँ क्या, कोई दूसरा पेज पे? ये दूसरे पेज पे जा सकता है क्या? क्या दिख रहा है क्या? चलो यहाँ पे लिखता हूँ फिर। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ वाला सॉल्व करते हैं अभी। तो हम क्या लिखेंगे? टी ए एस एंगल टी ए एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क टी एस, ठीक है। अभी हमें ये पता है कि टी ए एस कितना है? 65 डिग्री, इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क टी एस। ये हाफ, ये 2 वहाँ पर जाएगा, 2 इंटू 65 क्या हो जाएगा? देयरफॉर आर्क टी एस इज इक्वल टू 130 डिग्री। उसी तरह से हम लिखेंगे एंगल टी क्यू एस। हमको टी क्यू एस भी पूछा उसने, देखो यहाँ पर, ये देखो क्यू टी एस पूछी, किधर गया? ये वाला टी क्यू एस भी पूछा है उसने, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एंगल, ये दिखाई दे रहा है, टी क्यू एस इज हाफ ऑफ आर्क टी एस, वो भी हाफ है टी एस का। तो एंगल टी क्यू एस, सॉरी इसको इक्वल टू नहीं लिखना है, देयरफॉर लिखना है। देयरफॉर एंगल टी क्यू एस इज हाफ ऑफ 130, 130 का हाफ मतलब 65 डिग्री, ये भी मिल गया हमने, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन तक हमने कर लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप करके दिखाओगे मुझे, या मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट पेज लेता हूँ और बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ है इसका, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो वो बोल रहा है अगर एंगल ए क्यू पी 42 डिग्री है तो ए क्यू पी कहाँ पे है? ए क्यू पी कहाँ पे? देखो ए क्यू पी, ये वाला जो है एंगल मुझे कितना मिल रहा है? 42 डिग्री। एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर क्या है? 58 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए टी एस। किसका एंगल निकालना है मुझे? ए टी एस का निकालना है। आपका क्या आइडिया है, कैसे निकालोगे बताओ? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे हमने किया उसी ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो टेंजेंट सेकंड से वो टी एस क्यू मिल जाएगा। हाँ, क्या टी एस क्यू? वहाँ पे क्यों जाना था? टी एस क्यू में क्यों जाना है? टी एस क्यू पूछा नहीं, ए टी एस पूछा उसने। मेरा बात सुनो तुम लोग, देखो पहली बात तो हमको ए क्यू पी क्या दिया है? 42 डिग्री, दैट विल बी हाफ ऑफ ए क्यू। समझ में आया क्या? मैं लिखूंगा एंगल ए क्यू पी, एंगल ए क्यू पी, दिखाई दे रहा है ना आपको? ए क्यू पी विल बी हाफ ऑफ, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए क्यू पी। किसका हाफ आएगा? इस आर्क का, हाफ ऑफ आर्क ए क्यू। आर्क ए क्यू का हाफ आ रहा है, ठीक है। बट हमें ये पता है कितना है, ए क्यू पी कितना मालूम है? 42 डिग्री। ये 2 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा आर्क ए क्यू। तो आर्क ए क्यू कितना मिल रहा है अपने को? 84 डिग्री। आर्क ए क्यू क्या मिल गया? 84 डिग्री। अभी आर्क ए क्यू के, ए क्यू में कौन सा एंगल इंस्क्राइब्ड है? ए टी क्यू। कौन सा है? तो हम लिखेंगे व्हाट इज दैट? एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क ए क्यू। तो एंगल ए टी क्यू क्या हो गया? हाफ ऑफ आर्क ए क्यू कितना? 84। 84 का हाफ कितना आ गया? 42 डिग्री। ये एक चीज़ ये मिल गया। अभी सिमिलरली अभी ये दिया है आपको एंगल एस क्यू आर, हम लिखेंगे एंगल एस क्यू आर इज हाफ ऑफ विच आर्क? एस क्यू। किसका हाफ है? एस क्यू को।
बट एस क्यू आर मुझे पता है कितना है 58, ये 2 वहाँ पर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मुझे मिलेगा आर्क एस क्यू। 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40 और 1 41, 400 एंड ना सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 8 2 ज़ा 16 और 1 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 116 इज इक्वल टू आर्क एस क्यू। ठीक है, आर्क एस क्यू मिल गया। अभी आपको इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, आर्क एस क्यू मुझे मिल गया। अभी आर्क एस क्यू, ये डायग्राम में देखो, अभी ये डायग्राम में एस क्यू में कौन सा आर्क इंस्क्राइब्ड है, क्यू टी एस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल क्यू टी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क क्यू एस, और क्यू एस कितना मिला अपने को 116, तो एंगल क्यू टी एस जो है वो हाफ ऑफ 116 यानी कितना हो जाएगा 58 डिग्री। ठीक है, 58 डिग्री हमको ये मिल गया क्यू टी एस। अभी ये एक एंगल ध्यान दो, क्या नाम है इसका, ए टी क्यू, और ये एंगल क्या है क्यू टी एस। अभी आप ऐसे करो, देखो क्या आता है, एंगल ए टी क्यू प्लस एंगल क्यू टी एस, दोनों मिला के कौन सा एंगल बन रहा है बताओ, ए टी क्यू और क्यू टी एस मिला के क्या बन रहा है, ए टी एस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ये देखो ए टी क्यू कितना है 42 प्लस क्यू टी एस कितना है 58, ए टी क्यू प्लस क्यू टी एस क्या आता है, एंगल ए टी एस, 2 + 8 10, 5 + 5 10, 110 डिग्री। तो एंगल ए टी एस कितना आया, ये 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आया? रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाने का, लो पीछे का पेज भी दिखा देता हूँ। ये पीछे का पेज है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सॉल्व किया। आप इसको पॉज करके आराम से देख सकते हैं, और उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 था क्यों 42, हाँ सॉरी दिस इज़ 100, इसलिए मैं रुकने को बोल रहा हूँ। 42 + 8 + 2 10 और 1 इधर दिया, 5 + 5 10, मैंने 11 ले लिया, 100 डिग्री। तो एंगल ए टी एस कितना आया अपने को, ये वाला 100 डिग्री। सो देयर वाज कैलकुलेशन मिस्टेक, 42 + 58 100, मैंने 110 लिखा था। सो पॉज करके आप पिछला पेज भी, ये वाला पेज भी पॉज करके देख लें, और ये वाला पेज भी देख लें इसको, एंड देन यू कैन कॉपी इट डाउन। So now we are solving question number 22 of problem set 2 यानी सर्कल का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सेट 2 यानी सर्कल का ये वाला क्वेश्चन, विच इज़ एन हॉट्स क्वेश्चन, स्टार बनाए मतलब हॉट्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आएगा। क्वेश्चन देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, क्या किया है समझ में नहीं आ रहा है, बट सॉल्व करने में ईजी है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा सा जगह बनाता हूँ। ये डायग्राम भी अलग से ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। चलो देखो अभी यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया गया है कि इस फिगर में 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो इधर ये, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, एस और आर। दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, एस और आर पे मिल रहे हैं। दे हैव कॉमन टैंजेंट, दोनों के कॉमन टैंजेंट है पी क्यू, ठीक है। इस पर क्लिक कर ताकि क्लियर दिखे, पी क्यू, ठीक है। और फिर टचेज द सर्कल एट पी एंड क्यू, प्रूव दैट पी आर क्यू, यानी ये वाला जो एंगल है पी आर क्यू प्लस पी एस क्यू किया अगर मैंने, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड किया, तो आई एम गोइंग टू गेट 180 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको हम, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ हमको ड्रॉ करना है यहाँ पर, इस डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इसको ज्वाइन कर देता हूँ। देखो ये और ये, इसको ज्वाइन कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 एंगल बन गए, एक आया पी एस आर और दूसरा आया क्यू एस आर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखोगे, अगर ये पी आर एक सीकेंट है और पी क्यू एक टैंजेंट है, समझ में आया मेरा बात। अगर पी आर सीकेंट है और पी क्यू टैंजेंट है, तो एंगल आर पी क्यू को कौन सा एंगल इक्वल आएगा बता दो, टैंजेंट सीकेंट। हाँ मैंने क्या बोला, अगर आर पी एक सीकेंट है और पी क्यू टैंजेंट है, तो इस एंगल को आर पी क्यू कौन सा एंगल, पी एस आर। जिसने बोला वो राइट बोला, किसने बोला, हाँ पी एस आर राइट है। ये देखो ना, ये देखो यहाँ पर, ये पी क्यू टैंजेंट है, पी आर सीकेंट है। अब पी आर पे जो एंगल बना रहेगा
दैट इज इक्वल, तो पी आर पे कौन सा एंगल बना है, पी एस आर। समझ में आया? तो हम लिखेंगे एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, ये देखो एंगल आर पी क्यू, या फिर मैं ऐसा लिखूंगा आर पी सीकेंट। ये सब लिखने के बाद मैं प्रूव करता हूँ कि ओ नो सब चला गया, रुको। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, पहले तो ये हटा देता हूँ और यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ। सबसे पहले मेंशन करता हूँ क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आर पी इज सीकेंट ऑफ वन ऑफ द सर्कल, आर पी इज सीकेंट, एंड दूसरा पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू इज टेंजेंट। Therefore, by which theorem? Therefore, by tangent secant theorem, कौन से दो एंगल इक्वल आएंगे? ये देखो, अगर ये सीकेंट है, ये टेंजेंट है, तो इस सीकेंट के ऊपर जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं बताऊंगा यहाँ पे, तो आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर पी पे कौन सा एंगल बना हुआ है, पी एस आर, एंगल पी एस आर। इक्वेशन 1 लिख के यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, ये हमको बाद में काम आएगा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। अभी आर क्यू इज सीकेंट एंड पी क्यू इज टेंजेंट, आर पी इज सीकेंट एंड पी क्यू इज टेंजेंट, बट देयरफॉर बाय टेंजेंट सीकेंट थ्योरम आर क्यू पी विल बी इक्वल टू क्यू एस आर। ठीक है, similarly we can write down that, similarly we can write down RQP, angle RQP is congruent to angle QSR। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको मिल गई। अभी ये देखो यहाँ पर, अभी हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर और कुछ बताया गया है, देयर कॉमन टेंजेंट एडजस्ट टू पी क्यू। अभी मुझे ना ये बताना है कि एंगल मैं अगर इसको ऐड करूँ, तो दोनों को ऐड करूँ अगर मैं, लेट मी ऐड दिस, या फिर हाँ हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल दिस, व्हाट इज दिस एंगल्स नेम, एक बार पॉज करो। तो ये जो है ना, अभी ये हमको मिल गया इक्वेशन 2 मिल गया। क्या मिल गया, इक्वेशन 2, ये वाला आर क्यू पी इज इक्वल टू क्यू एस आर। अभी हम इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, ये वाले ट्राइंगल पे, क्यू पी आर में, इन ट्राइंगल क्यू पी आर, अगर मैं तीनों एंगल को ऐड करूं क्यू पी आर में, एंगल क्यू प्लस एंगल पी प्लस एंगल आर, मतलब एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू, अगर इन तीनों एंगल को प्लस करूंगा तो मुझे इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। बट क्यू पी आर अगर आप यहाँ पर देखोगे, क्यू पी आर इज इक्वल टू पी एस आर, आर पी क्यू मतलब क्यू पी आर, और क्यू पी आर किसको इक्वल है, पी एस आर, तो इसको रिप्लेस कर दो पी एस आर से। और पी क्यू आर किसको इक्वल है, पी क्यू आर देखो इधर आर क्यू पी लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू क्यू एस आर, एंगल क्यू एस आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी पी एस आर प्लस क्यू एस आर करो, अगर आप यहाँ पे करोगे पी एस आर प्लस क्यू एस आर, तो क्या बनेगा, पी एस क्यू। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ ना, तो मुझे ये क्या बन रहा है, एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया क्या आ गया, 180 डिग्री, दैट्स व्हाट वी नीडेड टू प्रूव।